तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, हमने आपका ये जो है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का दो वीडियो अपलोड किया है, यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसमें सिलेबस को कवर किया है। और इस वीडियो में हम आपको 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक पूरा का पूरा महासंग्राम वीडियो देंगे। हो सकता है इसका 3 पार्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में 300 क्वेश्चन करना मेरे लिए बर्डन हो जाएगा। तो चलिए, ये 300 क्वेश्चन का पूरा है, जिसमें सारे सिलेबस को कवर करके निचोड़ करके रखा गया है, ठीक है। और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको पता हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 300 क्वेश्चन देखिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम सेट 1 1 से 50, फिर सेट 2 51 से 100, इसी तरह से आपके 300 क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जहाँ तक जितने क्वेश्चन हो सकता है हम लोग कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो समग्र मानव विकास, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति का विकास, हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट इसका उद्देश्य है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो IKS में इंडियन नॉलेज सिस्टम, आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, मतलब एक सप्ताह पहले, ठीक है, 25 से 29 सेशन का, और सेम सिलेबस है लगभग लगभग 90%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे मुख्य स्रोत है वेद, ठीक है, क्योंकि भारतीय ज्ञान प्रणाली मुख्य रूप से वेद, ठीक, उपनिषद, आध्यात्मिक ग्रंथ, ठीक है, यही सब चीज़ों पे आपको यहाँ पे पढ़ना मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, महर्षि, महामुनि, यही सबको पढ़ना है, आर्यभट्ट, ठीक है, बराहमिहिर, यही सबको आपको पढ़ना होगा इसमें, खगोल शास्त्र। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली का क्षेत्र कैसा है। तो व्यापक है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के विकास को बल देती है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली ये किस प्रकार के विकास को बल देती है, आर्थिक विकास या समग्र विकास। समग्र मतलब सभी का विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली समग्र विकास पे बल देती है, ना किसी एक टॉपिक पे बल्कि सभी टॉपिक पे, ठीक है। अगला आ जाता है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषता क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की विशेषता क्या है। तो प्रकृति के साथ संतुलन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आंसर कीजिएगा तो जो सबसे बड़ा आंसर रहेगा ना, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन, ठीक है, वही आपका एक्चुअल में राइट आंसर होगा मैक्सिमम में। मतलब अगर देखिएगा 75% क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं आता, जो सबसे लंबा होता है ना, वही वाला आंसर बन जाता है, ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं। तो ये है, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या करती है, प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करती है, हार्मोनी विथ नेचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर से वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसको मैंने कराया था बहुत बार, ऋग्वेद है, जो मैं ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 में कवर करा चुका हूँ, ठीक है। 140 क्वेश्चन, उसको फटफटा के पार करता हूँ। सामवेद किससे संबंधित है। तो संगीत से संबंधित है सामवेद, ठीक है। अथर्ववेद मुख्य तो किससे संबंधित है। तो अथर्ववेद जो है चिकित्सा और जादू टोना से, टोटका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषदों को वेदांत के नाम से हम लोग जानते हैं, ओके। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद रहता है उसको लिख लीजिएगा, और सुबह पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुबह का 2 घंटा का पढ़ाई दिन के 4 घंटा 5 घंटा का पढ़ाई के बराबर है। सुबह के 5 से 7 बजे पढ़ लीजिए, चाहे आप 4 से 6 बजे तक पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 घंटा पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। या फिर आप 6 से 8 पढ़िए, ठीक है। 8 बजे तक अगर आप पढ़ लेते हैं ना सुबह के 2 घंटा, किसी भी टाइम, वो आप पे डिपेंड करता है। लड़की है तो थोड़ा सा घर का काम होगा तो थोड़ा जल्दी उठ के कर लीजिए 6 बजे तक, उसके बाद घर का काम कीजिएगा, या घर का काम निपटा लीजिए 6 बजे तक, उसके बाद 2 घंटा पढ़िए, ठीक है। कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही है। ब्राह्मण ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट अगला आ जाता है, अच्छा ये पूछ लिया था, ये जो है, ठीक, रिचुअल्स, ये जो रिचुअल्स है किससे संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी इंग्लिश का वर्ड दे देता है, ठीक।
अरण्य ग्रंथ किससे संबंधित है? अरण्य मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। और ये अरण्य ग्रंथ आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, ठीक है, धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसमें मैक्सिमम चीज़ें सब धार्मिक से ही जुड़ी हुई हैं। अब आ जाता है वैदिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कहा जाता है, कपिल मुनि। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम मुनि को न्याय दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये सभी साधुओं के नाम है, साधु जो होता है ना, साधुओं के नाम है। अगला है विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विशेषिक जो मेटेरियल साइंस है जिसने अणु परमाणु, तो कनाड जाना जाता है, ठीक है, महर्षि कनाड। नेक्स्ट, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, ठीक है, गूगल जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन के मुख्य आधार क्या है? तो वेदांत दर्शन का सबसे मुख्य आधार है उपनिषद। ओके, अगला जाता है नॉन वैदिक फिलॉसफी, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोकायत के नाम से जाना जाता है। अगला जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, 24वें नंबर के। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। ओके, अब आ जाता है इपिक्स। इपिक्स में आता है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है जी? सबको मालूम है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अब आता है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। ओके, नेक्स्ट, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सीख देते हैं, ठीक है, और ये महाभारत का भाग है, ठीक है। महाभारत कहाँ पे होता है मालूम है ना? तो कौरव और पांडवों के बीच में होता है, और जिस स्थान में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, हस्तिनापुर में हुआ था ना, उस जमीन को क्या बोलते हैं यार? हस्तिनापुर का ही जमीन तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है अभी मुझे। नेक्स्ट, अब आ जाता है संगम साहित्य। तो मैंने बताया था संगम साहित्य मतलब होता है तमिल भाषा में जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा, ठीक है, दक्षिण भारत में। अब आ जाते हैं थिनकर। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी, इसके रचयिता हैं पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी एक किताब है जो कि संस्कृत भाषा का है, संस्कृत व्याकरण का। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनुस्मृति मनु महाराज के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हिंदू धर्म के बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं इस किताब में। मनुस्मृति मनु महाराज। नेक्स्ट, माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन हैं? तो माध्यमिक दर्शन के सबसे प्रमुख आचार्य हैं नागार्जुन, ठीक है, और नागार्जुन को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। शेक्सपियर इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर हैं। अगला आ जाता है अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य कौन हैं? तो शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर जो है बृहद संहिता एक किताब है उसके लेखक हैं, ठीक है। और वराह मिहिर गणित और खगोल शास्त्र में माहिर थे, यानी कि इनके प्रोफेसर थे। फिर आता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने लिखी? तो ये किताब का नाम है जिसको ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, इनके ही नाम पे है, मिला जुला रूप, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लीलावती किसने लिखी? तो भास्कराचार्य ने लीलावती को लिखा है। आप बोलिएगा डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देखिए इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पेपर देख सकते हैं, एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का चैनल पे अपलोड है, 2 पेपर अपलोड है, ठीक है। कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों का, 4-5 दिन पहले। नेक्स्ट, सुश्रुत को किस नाम से जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है महर्षि सुश्रुत को। इन्होंने एक किताब लिखी है सुश्रुत संहिता,
चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महर्षि चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और चरक ने किताब लिखा है चरक संहिता। धन्वंतरी किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद का पिता कहा जाता है धन्वंतरी को, आयुर्वेद का पिता। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टांग योग किसने बताया? तो अष्टांग योग किसने बताया है? तो पतंजलि ने बताया है। ठीक है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरह से अष्टांग योग 8 गो। नागर शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए ये मंदिर की 3 शैलियाँ रहती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली आपका उत्तर भारत में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दक्षिण भारत में पाई जाती है द्रविड़ शैली। और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला रूप है बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली में दोनों का मिला जुला रूप है। अब आ जाता है एनवायरमेंट एंड इंडिजीनियस नॉलेज। इसमें है हमारा पारंपरिक चिकित्सा किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है पारंपरिक चिकित्सा, जिसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़, आयुर्वेद का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ है और अच्छी चीज़। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो संसाधनों के संतुलित उपयोग पे बल देता है। ठीक है, बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। क्या पूछा गया है? ये वर्ड देखिए, कम्युनिटी से बना है कम्युनिटेरिज्म। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। ठीक है, कम्युनिटेरिज्म मतलब सामुदायिक। सामुदायिक मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सामुदायिक मतलब सामूहिक सहयोग, कलेक्टिव कोऑपरेशन। ओके, समुदाय से बना है सामुदायिक, तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला जाता है पारंपरिक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो पारंपरिक शासन प्रणाली समुदाय पर आधारित है। ठीक है, पहले कुछ भी होता था तो सभी समुदाय मिल के उसका सामना करते थे। ठीक है, कोई त्यौहार हो या कोई किसी के घर में झगड़ा हो जाता है, किसी की घर में कुछ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सभी समुदाय उसका साथ दे देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, हालांकि कहीं कहीं पे अभी भी चलता है सामुदायिक परंपरा। नेक्स्ट, अगला जाता है स्वदेशी जीवन शैली का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडिजीनियस लाइफ स्टाइल? तो प्रकृति के साथ संतुलन, ये जो है स्वदेशी जीवन शैली का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट, अगला जाता है संथाल होगा, संथाल लिखा गया है। संथाल लोकगीत किससे संबंधित है? तो यह जो है संथाल की परंपराओं से संबंधित है या संस्कृति से संबंधित है, संथाल की संस्कृति या संथाल की परंपराओं से। ठीक है, संथाल लोक कथाएं किस माध्यम से प्रसारित होती हैं? तो मौखिक परंपरा के माध्यम से ये प्रसारित होती हैं, हालांकि वर्तमान समय में इनको किताबों में भी लिखा गया है। अगला जाता है पर्यावरणीय ज्ञान किससे संबंधित है? तो पर्यावरण का ज्ञान प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा सामुदायिक समाज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो सामुदायिक समाज में जो निर्णय हैं वो किससे लिए जाते हैं? सामूहिक सहमति से। अगला देखते हैं पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली किस पे फोकस करती है? संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा पे। ठीक है, प्रोटेक्ट कल्चर एंड एनवायरनमेंट पे फोकस करती है। अगला आ जाता है यहाँ पे सेट 2 51 से 100, तो इसको भी कर लेते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का रिलैक्स ले लीजिए आप भी, मैं भी ले लेता हूँ 5 मिनट का रिलैक्स। शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। ठीक है, भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो पुरुष और प्रकृति का द्वैत। ठीक है, डुअलिज्म ऑफ पुरुष एंड प्रकृति या नेचर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा योग दर्शन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो योग दर्शन का सबसे मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, मतलब अपने आत्मा को झांक कर देखना। ठीक है, नेक्स्ट, न्याय दर्शन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो न्याय दर्शन किससे है? तर्कशास्त्र, गणित, संगीत या चिकित्सा। तो देखिए तर्कशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिक, न्याय, लॉजिक। ओके, नेक्स्ट, मुझे ना अब नींद आ रहा है, 9:45 बज गए, सॉरी 9:45 बज गया यार, दिन भर काम करते थकते पढ़ते रहो एकदम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे
विशेषिक दर्शन किस विषय पर आधारित है? तो पदार्थों का वर्गीकरण पर आधारित है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। वेदांत दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो वेदांत दर्शन ब्राह्मण ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ ब्राह्मण पे आधारित है। ठीक है। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो 4 आर्य सत्य। ठीक है, जैसे कि दुनिया दुखमयी है। ठीक, दुख का कारण है इच्छाएं। दुखों का अंत किया जा सकता है अगर इच्छाओं को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ठीक है, और इच्छाओं को कम करने के लिए 8 सिद्धांत को पालन करने होंगे। ठीक है, अष्टांग मार्ग को अपनाना होगा। नेक्स्ट, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा। जैन धर्म में सबसे बड़ा चीज़ है क्या? अहिंसा। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी और ये अहिंसा पे आधारित है, यानी कि ये मच्छर को भी मारने नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैन धर्म के लोग मच्छर नहीं मारते हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। ठीक, 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी और पहले नंबर के हैं महर्षि, सॉरी, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। ओके। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो बोध गया में वो प्राप्त होता है, बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र नहीं, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इनको क्या कहा जाता है यार, एक वर्ड है मैं भूल रहा हूँ। बुद्ध को एशिया का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, या एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया जाता है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ में बुद्ध का पहला उपदेश दिया जाता है। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ। नेक्स्ट, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व, माफ कीजिएगा, महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है। रामायण के मुख्य नायक कौन है? तो श्री राम रामायण के मुख्य नायक हैं। ठीक है, भगवत गीता कितने अध्याय में बटा है? तो भगवत गीता में 18 पर्व हैं और ये 18 अध्याय में बटे हुए हैं। ठीक है, 18 कितना? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या भी 18 है। आपको अब याद रह जाएगा कि महाभारत में 18 पर्व हैं, रामायण में 18 गो भाग है और पुराणों की भी संख्या 18 है। वहीं पूछ ले उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद 108 है। उपनिषद कई गो है? 108 गो है उपनिषद। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यही वाला बोल रहा देते हैं। अब आ जाता है इंडियन मैथमेटिक्स, भारतीय गणित। ठीक है, क्वेश्चन है शून्य की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने मिलकर दिया है। किसने? आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों ने मिलकर। ठीक है, कभी आर्यभट्ट ऑप्शन में रहेगा तो कभी ब्रह्मगुप्त, तो कभी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो यह है बोधायन सूत्र। ठीक है, बोधायन सूत्र में मिलता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वराह मिहिर किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो वराह मिहिर खगोल शास्त्र के विद्वान थे। किसके? खगोल शास्त्र। ओके। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त किस विषय से संबंधित थे? तो ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। किससे? गणित। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? गणित। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, जय सिंह द्वितीय ने किस वेधशाला का निर्माण किया? तो जय सिंह द्वितीय एक वेधशाला निर्माण करते हैं जंतर मंतर में। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, बोथ मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो फिजिकल हेल्थ। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, चरक संहिता किसने लिखी? तो महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट
सुश्रुत संहिता किस विषय पर आधारित है? तो शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका काम किया जाता है और महर्षि सुश्रुत ने इसको लिखा है अपने ही नाम पे, सुश्रुत संहिता। संहिता मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रंथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आयुर्वेद में कितने दोष हैं? तो 3 गो दोष होता है आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। क्या क्या रहता है? वात, पित्त और कफ। ठीक, देखिए पित्त पेट से संबंधित जितने भी बीमारी है उसको पित्त बोलते हैं। ठीक है, वायु से संबंधित जितने भी बीमारी है उसको वात बोलते हैं। जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, कमर दर्द हो गया, ठीक है, पैर दर्द हो गया, ये सब है वात। वात, पित्त, पित्त पेट का, और कफ, कफ जो है आपका संबंधित है, कफ बनता है ना जी। हाँ, तो मतलब एक तरह से छाती के ऊपर वाला पोर्शन कफ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आयुर्वेद के 3 दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। अगर किसी भी व्यक्ति का वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा तो उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे उसका 100 साल भी क्यों ना हो जाए, अगर तीनों बैलेंस में रहेगा तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा भैया, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिसको हम खा के तीनों कंट्रोल में कर सकते हैं। तो देखिए आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है गिलोई को। किसको? गिलोई। ठीक है, गिलोई अगर आप 1 सप्ताह पीते हैं तो आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बीमारी नहीं होगा जल्दी। ठीक है, दूसरा चीज़ है त्रिफला। त्रिफला खाइए, इससे आपका वात, पित्त और कफ तीनों की बीमारी शांत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बेसर शैली किसका निर्माण है? तो बेसर शैली किसका मिश्रण है। यार मुझे नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, 100 तक पूरा लेंगे। बेसर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मिक्स करके बनाया जाता है बेसर शैली में। ओके, नेक्स्ट स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने सांची का स्तूप के बारे में यूनिट 2 के वीडियो में बताया था। ठीक है, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विश्वास नहीं है तो आप अंडरस्टैंडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम एनपीयू का देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, अच्छा मैं इसके एंड स्क्रीन में वो वीडियो दे दूंगा। बिहार किससे संबंधित है? तो बिहार जो है बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको बिहार कहा जाता था। अगला जाता है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर इसका पूरा नाम है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है जी? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाएं किससे संबंधित? माफ कीजिएगा, अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र जिला में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट लोक ज्ञान किस माध्यम से फैलता है? तो लोक ज्ञान जो है मौखिक परंपरा के द्वारा फैलता है। अगला जाता है पारंपरिक ज्ञान किससे जुड़ा होता है? पारंपरिक ज्ञान स्थानीय समुदाय से जुड़ा होता है, लोकल कम्युनिटी से जुड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट पारंपरिक चिकित्सा का आधार क्या है? तो पारंपरिक चिकित्सा का आधार माना जाता है क्या? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को पारंपरिक चिकित्सा का आधार माना जाता है। सतत विकास किससे संबंधित है? तो सतत विकास जो संबंधित है पर्यावरण संरक्षण। किससे? पर्यावरण संरक्षण पे। ऐसा विकास जिसमें हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्वदेशी ज्ञान प्रणाली किसके संरक्षण पर बल देती है? ठीक है, तो स्वदेशी ज्ञान प्रणाली प्रकृति के संरक्षण पे बल देती है। क्वेश्चन है हमारा पारंपरिक समाज में शासन किस पर आधारित है? तो समुदाय पे आधारित है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है सामुदायिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो सामुदायिक जीवन का आपसी सहयोग से चलता है। ऑप्शन है सहयोग या आपसी सहयोग। लोक नृत्य किसका हिस्सा है? तो ये संस्कृति या परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, पारंपरिक शासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं, कलेक्टिव कंसेक्वेंस से आपके लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है सामुदायिक संगठन किससे बढ़ावा देती है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट व्हाट? तो ये प्रमोट करती है सामाजिक एकता को, सोशल यूनिटी को। ठीक है,
भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पे आधारित है? ये आधारित है अनुभव और परंपरा पे। ओके, नेक्स्ट, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय दर्शन जो है मुख्य रूप से मोक्ष पे आधारित है, ठीक है, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। ओके, अगला है, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है। क्या है? समाधि, ठीक है, समाधि में बैठ जाओ बेटा। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है शरीर का संतुलन, बॉडी बैलेंस। ओके, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे महत्व देती है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली नैतिकता को महत्व देती है, एथिक्स को इम्पोर्टेंट देती है। अगला जाता है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है धर्म। क्या? धर्म। ओके, भारतीय ज्ञान प्रणाली में संस्कृति को क्या माना जाता है या क्या माना गया है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में संस्कृति को माना गया है क्या? पूजनीय, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारी संस्कृति हैं उनकी पूजा की जाए। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में सहायक है, कौन सहायक है? पर्यावरण। देखिए आज मैं बहुत रैपिडली चल रहा हूँ क्योंकि रात हो जाएगा यार, मेरा भी सोने का टाइम हो गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का संबंध किससे है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जीवन शैली से संबंधित है, वे ऑफ लाइफ से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मानव का कल्याण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मुश्किल से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको याद करना होगा, बाकी सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने से बन जाएंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से मैं यहाँ पे ये 300 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। एक देखिए 300 क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मानव कल्याण या विश्व का कल्याण, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 2 वीडियो आएगा, फिर पार्ट 2 में रहेगा 200 तक, पार्ट 3 में रहेगा आपका 300 तक, ठीक है। चलिए।